तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से आपके ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म बायोबाला पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखना हम सीख चुके थे। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो संतुलित रासायनिक जो सूत्र होता है, समीकरण का महत्व क्या होता है। संतुलित रासायनिक सूत्र जो समीकरण होता है उसका महत्व क्या होता है और इसको संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इसको जो भी रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम एक समीकरण लेते हैं, कौन सा लेते हैं, जैसे कि Zn जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 हम लेते हैं। ये हो गया आपका जिंक, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड और ये आगे रिएक्शन करके बनाएगा आपका ZnSO4। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है या नहीं है। तो भाई ये तो संतुलित लग रहा है हमें। कैसे लग रहा है, इधर देखो भाई, इधर क्या है, इधर एक जिंक है, एक Zn है, इधर भी एक Zn है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर एक सल्फेट है, इधर भी एक सल्फेट है। इसका मतलब ये तो क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन हम एक दूसरे उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। और हाँ, एक बात ये भी है कि हम जो कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसको हम संतुलित क्यों करते हैं, संतुलित करना उसको क्यों आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि ऊर्जा होती है, ऊर्जा, थर्मोडायनामिक्स का तुमने रूल्स पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदल सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो हमारा द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है, एकदम कंजर्व रहता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं इसे, मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारकों का द्रव्यमान और जो उत्पाद का द्रव्यमान होता है वो सेम रहता है। जैसे कि हम आयरन लेते हैं, आयरन की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो आपका बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है। तो ये तो हो गए आपके अभिकारक। क्या हो गए अभिकारक, जिन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी अभिक्रिया करने वाले जो LHS की तरफ पाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इधर जो पाए जाते हैं RHS की तरफ इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। RHS साइड, राइट हैंड साइड की तरफ जो पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो अभिकारक होता है और एक उत्पाद होते हैं। और अभिकारक और उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो सेम होगा, यानी कि ना ही तो इसमें से द्रव्यमान बाहर जाएगा, ना ही इसमें से द्रव्यमान की क्षति होगी और ना ही द्रव्यमान इसमें अंदर आएगा। बाहर से कोई भी द्रव्यमान इसमें ऐड नहीं होगा। तो समझ गए ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको संतुलित करने के लिए LHS और RHS की तरफ तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। जैसे ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो तत्व दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनके चारों ओर सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, इनके अंदर नहीं होगा, जो भी चेंज होगा इसके बाहर होगा।
और भार किस में होगा, हम गुणांक लिखेंगे, यानी सबसे छोटा गुणांक जिसके द्वारा ये संतुलित हो सकता है उस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने इनको बॉक्स में बंद कर लिया, उसके बाद LHS और RHS की तरफ जो पाए जाने वाले तत्व हैं इनकी संख्या को हम लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें 3 तत्व पाए जा रहे हैं, सबसे पहला आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो LHS की तरफ और RHS की तरफ इन तत्वों की संख्या कितनी है उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो इस तरफ कितना आयरन है, 1, इस तरफ कितना है, 3, यानी इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2, यानी इधर हाइड्रोजन तो संतुलन में है। लेकिन अब देखते हैं हम ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो भी तत्व एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, बॉक्स में इनको हमने बंद करते हैं, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, जो भी चेंज होगा इनके बाहर होगा। दूसरा स्टेप क्या आता है, स्टेप टू क्या होता है, इन तत्वों को हम लिख लेते हैं, यानी LHS और RHS की तरफ तत्वों की संख्या कितनी है, तत्वों की संख्या को लिखना। तीसरा स्टेप क्या आता है, स्टेप थ्री में क्या आता है, तो स्टेप 3 में क्या आता है, जो सबसे ज्यादा जिस तत्व की संख्या सबसे ज्यादा है, जैसे तत्व परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ हो चाहे वो उत्पाद की तरफ हो, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 4, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, आयरन प्लस 4H2, जो भी परिवर्तन इसकी बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये अभिक्रिया करके बना रहा है आपका Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इधर ऑक्सीजन हो गए 4 और इधर भी हो गए 4, लेकिन अब इधर ऑक्सीजन 4 होने से ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो उसके बाद हम किसी दूसरे तत्व को भी संतुलित करेंगे, जैसे कि इसमें से हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं या फिर हम आयरन को ले सकते हैं, दोनों में से किसी भी तत्व को हम संतुलित कर सकते हैं। तो उसके बाद आएगा आपको करना है हाइड्रोजन को, यानी इधर तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई, तो इधर कितनी है, 2 है। तो इधर 8 करने के लिए इधर हम क्या करते हैं, 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इधर कितने हो गए आपके, 8 हाइड्रोजन हो गए। तीसरा स्टेप हो गया, हमने तीसरे स्टेप में तो हमने कर लिया ऑक्सीजन, ठीक है। और अगले स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में हम करेंगे किसको, हाइड्रोजन, Fe प्लस 4H2, ये आपका बनाएगा Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये हो गया। अगला स्टेप कौन सा आएगा, अगला स्टेप आएगा आपका 5वां स्टेप कौन सा आएगा, आयरन वाला। फिर हम आयरन वाले को, जो आयरन है उसको संतुलित करेंगे। स्टेप 5 में हम आयरन को संतुलित करेंगे। स्टेप 5 में किसको करेंगे, आयरन को। इसको लिखते हैं Fe4H2O, ये आपका अभिक्रिया करके बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2, यानी कि आपकी 2 चीज़ें तो संतुलित हो गई और तीसरी बची है आपकी आयरन। इधर आयरन कितना है, 3, और इधर भी क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप 5। तो स्टेप 6 में क्या करते हैं, स्टेप 6 में यानी कि ये जो सारे जो समीकरण है आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है।
लास्ट सिक्स स्टेप में हम देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या या तत्वों की संख्या सेम हुई है नहीं हुई है, यानी दोनों तरफ जो द्रव्यमान है वो सेम होना चाहिए, अभिकारकों की तरफ भी और उत्पादों की तरफ भी। तो लास्ट स्टेप में हम इसको विदाउट बॉक्स के लिखते हैं, बिना बॉक्स के, यानी कि 3Fe प्लस 4S2 ये बनाएगा Fe3O4 प्लस 4S2। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक से अधिक अभिकारक होते हैं या एक से अधिक उत्पाद होते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा करके उसको लिख लेते हैं। एक से अधिक अभिकारक हों या एक से अधिक उत्पाद हों तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब ये समीकरण क्या होगा, एकदम से संतुलित हो गया। ठीक है, सातवां स्टेप आता है भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना। भाई जब तक आवश्यक ना हो तब तक हमें भौतिक अवस्थाओं को लिखना नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके लिए डिमांड करता है कि भौतिक अवस्थाओं को भी रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, तो आपको भौतिक अवस्थाओं को भी इसमें शो करना है। तो भौतिक अवस्थाएं आपकी भाई 4 टाइप की होती हैं इसमें। फिजिकल स्टेट, एक तो होती है आपकी ठोस होता है, एक तो ठोस जिसे हम बोलते हैं सॉलिड, दूसरी होती है आपकी तरल अवस्था, तरल यानी कि लिक्विड अवस्था, तीसरी होती है आपकी गैस यानी कि गैस होती है, और एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम बोलते हैं जलीय अवस्था या एक्वस। जलीय अवस्था क्या होती है, आप सोच रहे होंगे यार तरल है तो तरल और जलीय में क्या अंतर है। तरल तो होता है उसमें कुछ घुला हुआ नहीं होता, वो प्योर स्टेट होती है, जैसे कि लिक्विड पानी है, पानी लिया हमने उसमें कुछ भी नहीं घोला है तो इसका मतलब वो तरल है। लेकिन पानी में अगर हमने चीनी घोल दी तो इसका मतलब वो जलीय अवस्था हो जाएगी। यानी अभिकारक जब जल में अभिकारक या उत्पाद को घोल दिया जाता है, तो उसे हम जलीय अवस्था कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, जलीय अवस्था कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जलीय अवस्था। तो अवस्थाओं के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सातवां चरण आता है आपका स्टेप 7 में, अवस्थाओं को भी प्रदर्शित करना होता है। फिर रासायनिक समीकरण में, अगर रासायनिक समीकरण डिमांड कर रहा है, अगर क्वेश्चन में आपकी डिमांड की जा रही है कि रासायनिक जो अवस्थाएं हैं उनको भी क्या करना है, प्रदर्शित करना है, तो आपको उसमें प्रदर्शित करना है। सॉलिड को करते हम एस से, लिक्विड को एल से, और गैस को जी से, जलीय अवस्था को करते हम एक क्यूब से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अवस्थाओं को समझ सकते हैं। तो अवस्थाओं को प्रदर्शित हम इसमें करेंगे, तो जैसे कि मैं आपके लिए एक इसमें अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हुए समीकरण को लिखता हूँ, जैसे कि यही लेता हूँ मैं आपका आयरन वाला Fe क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम जल लेते हैं, जल इसमें हम गैसीय अवस्था में लेते हैं, यानी कि भाप, वेपर फेज में हम इसमें जल को लेते हैं, तो ये आगे अभिक्रिया करके आपका बनाएगा Fe3O4, यानी ये क्या है, यह आपका सॉलिड है, और और बनेगा इसमें हाइड्रोजन बनेगी गैस। तो इसमें मैंने क्या है, अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हुए क्या लिखा है, समीकरण लिखा है। ये हो गया आपका आयरन, इसे बोलते हैं फेरस, Fe+2 फेरस। ठीक है, ये हो गया आपका आयरन बोल देते हैं इसको, आयरन। ये आपका हो गया भाप, हो गई वेपर। ये आपका हो गया फेरिक ऑक्साइड, जैसे बोलते हैं रस्ट।
ठीक है, ये रेस्ट है, ये होगी आपकी हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया भाई भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हुए समीकरण। अगला आता है आपका कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां भी होती हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस को दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं कि जो एरो का जो साइन है इसके ऊपर हम परिस्थितियों को दर्शाते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझाता हूँ। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है भाई, रासायनिक। पौधों में जब भोजन बनता है वो एक प्रक्रिया के द्वारा बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनता है वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की जो सोलर एनर्जी है, सूर्य की जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है 6CO2, यानी कि इसमें हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक चीज समझ लीजिए आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता